तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर ऑफ दिस सेल में, ठीक है, जिसके अंदर आज हम एक्चुअल में चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। कल के लेक्चर के अंदर हम लोग ने इंट्रोडक्शन प्रॉपरली समझा था पूरे यूनिट का, और चैप्टर का भी बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग ने लिया था और जाना था कि कैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग को लिविंग क्यों कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, तो अभी तक अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे कोई नया है तो दो काम उसको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट, और अगर वीडियो पसंद आए और चैप्टर जो लेक्चर है, लेक्चर समझ आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, तो एक लाइक भी कर देना। ठीक है, और लगता है कि इस लेक्चर से किसी और को मदद हो सकती है तो शेयर भी कर देना यार। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए इस टाइप के लेक्चर्स या फिर ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स और लेकर आ पाऊँ। ठीक है, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम चालू करेंगे चैप्टर का टॉपिक 1, दैट इज़ व्हाट इज़ अ सेल। समझेंगे सेल क्या होता क्या है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं सेल के बारे में। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी बता रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब क्या बात कर रहा है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहने की कैपेबिलिटी है और वो सारे एसेंशियल फंक्शन जो कि ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है वो भी वो कर सकता है। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि एक सिंगल सेल आपको एग्जिस्टेंस में ला सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा फॉर योर फंक्शनिंग। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली आप एग्जिस्ट कर सकते हो और वो सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो जो कि आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर लेस देन अ सेल है, मतलब सेल्स है ही नहीं मान लो, या फिर जो एक कंप्लीट सेल भी नहीं है वो, ठीक है, कंप्लीट सेल भी नहीं है, तो उसका हम लोग इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर सकते हैं। बढ़िया, हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कल ये लाइन मैंने लिखवाई थी शायद यहाँ पर, हाँ देख सकते हैं मैंने लिखवाई है, सेल द स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल मेक्स अस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मेक अस परफॉर्म एवरी फंक्शन दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। और फंक्शनल क्या बोल रहे हैं? तो फंक्शनल के लिए मतलब सारे बेसिक फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल के लिए हमें एक स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है। ठीक है, और सारे फंडामेंटल काम हम कर सकते हैं बाय दैट स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हम इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और देखो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और हमको पता है, हमने क्लास 7th 8th की 6th 7th की पढ़ी है बुक, तो हमें ये भी पता है कि रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, यहाँ नहीं लिखते हैं, अपने नोट्स वाले सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, चलो लिखवाते हैं। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ क्या चीज़ कर सकती है? दो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और परफॉर्म। ठीक है, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ ये परफॉर्म कर सकती है एक सिंगल सेल। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि एनीथिंग लेस देन अ सेल। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ सेल कांट शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर वो एक सेल कंप्लीट सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता इन्वायरमेंट में। तो ये लाइन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है, असर्शन रीजन में बन सकता है। ठीक है, तो इस लाइन को आपको हाईलाइट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की। ठीक है, कुछ डिस्कवरीज के बारे में मैं लिखूंगा, उसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है,
तो कुछ डिस्कवरी के बारे में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट डेड सेल, फर्स्ट डेड सेल यानी कि फर्स्ट सेल के बारे में किसने खोज की थी? ठीक है, फर्स्ट डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, नाम जानते होंगे आप, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज किसमें की थी? कॉर्क में, कॉक सेल। ठीक है, कॉक सेल बेसिकली आपके लकड़ी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है पेड़ का, वो होता है और वो एक डेड सेल होता है, उसकी यहाँ पे खोज की। और उन्होंने सेल को क्या बोला? कंपार्टमेंट टाइप बोला था। ठीक है, कंपार्टमेंट बोला था। ठीक है, जहाँ पर आपके बहुत सारे ऑर्गेनिल्स रहते हैं, वो उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, और इनको स्ट्रक्चर कैसा दिखा था कॉक सेल का? हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को इनको मिला था। ठीक है, तो ये बात होगी डेड सेल। अब अगर हम बात करें फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में खोज किसने की थी? तो अगर हम वही बात करें तो फर्स्ट लिविंग सेल को खोजने वाले थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी, स्पर्म देखा, बैक्टीरियाज देखे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने देखी। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो हम बात, चलो इसके बारे में हम बाद में जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, आगे रीड आउट कर लेते हैं, आ जाओ। तो आगे देखो यहाँ पर, तो एंटोन वन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। तो उन्होंने पहले लिविंग सेल को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में जाकर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ये हम न्यूक्लियस वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि माइक्रोस्कोप के इम्प्रूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इम्प्रूवमेंट से, मतलब माइक्रोस्कोप पहले बहुत ही 1x जूम करता था। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो हमें 10x जूम करके चीज़ों को देखने को मिला। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यहाँ पर जब इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने स्ट्रक्चरल डिटेल को बहुत ही ईजी कर दिया, रिवील किया, और हम सेल के उन भी स्ट्रक्चर्स को समझ पाए जो हमें पहले नहीं पता था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? और ये हमारे PYQ भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन पावर है, हाई रेजोल्यूशन पावर है। ठीक है, चलिए, तो ये लाइन आप नोट्स में ऐड कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, चलिए, ये लाइन मैंने बोल दी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस लाइन से बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी बात हो गई किसकी? व्हाट इज़ अ सेल की। व्हाट इज़ अ सेल टॉपिक डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो ये हो जाएगा व्हाट इज़ अ सेल। ठीक है, व्हाट इज़ अ सेल टॉपिक से हमारा यहाँ पे ये मैंने नोट्स बना दिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी में क्या हुआ कि इन 1838 मैथियस स्क्लेडन, ठीक है, मैथियस स्क्लेडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट all plants are composed of different kinds of cell which form the tissue of the plant. At about the same time, Theodor Schwann 1839, a British zoologist, नहीं जर्मन जूलॉजिस्ट, इस बार के NCERT में ये चेंज हुआ है, अभी वो पब्लिश हुई नहीं है। तो जब अगर आप न्यू NCERT लोगे या अभी कहीं पर भी आप वीडियोस देखोगे तो ये पार्ट अब चेंज हो चुका है। अब हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि स्क्लेडन जर्मन थे और स्वान ब्रिटिश थे, नहीं, अब दोनों ही जर्मन, स्क्लेडन आपके जर्मन बॉटनिस्ट और स्वान आपके जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा चेंज आप NCERT में कर सकते हैं अगर आपके पास ओल्ड NCERT है तो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्लेडन ने क्या देखा? स्क्लेडन ने एग्जामिन किया था प्लांट सेल को, प्लांट टिश्यू को। तो इसमें क्या देखा इन्होंने? ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। सारे के सारे जितने प्लांट्स हैं वो आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से और टिश्यू, और ये सेल आगे जाके टिश्यू बना रहे थे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। उसी समय सेम टाइम, मतलब आगे पीछे एक साल, थियोडर श्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल को डिस्कवरी किया था, एनिमल सेल की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, एनिमल सेल डिस्कवरी नहीं, एनिमल सेल की स्टडी कर रहे थे। बाद में उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि एनिमल सेल भी आपका यहाँ पर, एनिमल भी आपके बहुत सारे सेल से बने हैं। ठीक है, और उनके ऊपर एक थिन आउटर लेयर है, थिन आउटर लेयर है जिसको आज हम क्या किस नाम जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और उन्होंने एक और चीज़ कंक्लूड किया अपने स्टडी से कि जो हमारा सेल वॉल का जो प्रेजेंस है प्लांट्स में सेल वॉल का जो प्रेजेंस है वो एक यूनिक कैरेक्टर है सारे प्लांट सेल के लिए। सारे प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोड्यूस ऑफ सेल्स। तो हमें
ये पता चला कि स्वान ने ये बाद में हाइपोथेसिस दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सेल और उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बना है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं रुडोल्फ वर्चाउ और स्वान को लेकर। मेरे को पर्सनली बहुत कन्फ्यूजन होती थी पहले, ठीक है, अब क्लियर हो गई है कि ये जो प्लांट और एनिमल मिल के बने सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से, वो किसने प्रपोज किया? ये हाइपोथेसिस स्वान ने प्रपोज किया। अब बाद में आप यहाँ पे देखो मॉडिफाइड जो सेल थ्योरी आई थी, जो रुडोल्फ वर्चाउ ने दी थी, उनके स्टेटमेंट में भी ये लाइन लिखी गई है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा यहाँ पर क्या है डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है, अभी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर किसी ने पकड़ लिया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। चलो, स्क्लिडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट अ सेल थ्योरी। तो स्क्लिडन एंड स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी का फॉर्मेशन किया, बट सेल थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि सेल आया कैसे, भाई सेल बना कैसे। हमें ये तो पता चल गया कि जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक एनिमल्स और प्लांट्स, वो तो सेल और उनके प्रोडक्ट से बने हैं, बट वो सेल ओरिजिनेट कैसे हुआ एक्चुअल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कोई सेल बना, कोई एनिमल बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो वो सेल एक्चुअल में कहाँ से आया, उस चीज़ के यहाँ पर वो बात नहीं कर पा रहे थे। तो फिर 1858, बहुत लंबा समय थोड़ा चला, ठीक है, अराउंड 15 to 16 ईयर के बाद रुडोल्फ वर्चाउ ने इसको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइड और न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला। तो ये शब्द अगर कोई ड्रॉपर है, ठीक है, और कोई 12th का बच्चा है, तो ये शब्द बहुत ही कॉमन उसको सुनने को मिला होगा अगर उसने बायोलॉजी पढ़ी है तो, ठीक है। ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला, ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में, जहाँ पे उन्होंने ये समझाया था कि जो पुराना सेल है उसी से नया सेल बनता है, इसमें कोई भी आगे एक अपने आप से ओरिजिनेट नहीं होता कोई भी सेल, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल बनता है। तो वहाँ पर उन्होंने हाइपोथेसिस को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, जो कि यहाँ पे स्क्लिडन एंड स्वान ने दिया था सेल थ्योरी में, और सेल थ्योरी का एक फाइनल शेप मिला, जिसके बाद आज हम जिस सेल थ्योरी को जानते हैं, दैट इज दिस: ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए 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 तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, डेट इज सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी। अभी अपने कॉपी सुंदर सुंदर हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। यहाँ मेरी राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, एकदम बहुत ही प्यारा हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। मैं भी अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो सेल थ्योरी, तो पहले हम लिखेंगे 1838। ये थोड़ा सा कलर विजिबल नहीं है, येलो ले लेते, ठीक है, तो इसको मिटाते पहले, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 1838 मैथेस स्क्लिडन, ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर मारिएगा, ठीक है। मैथेस स्क्लिडन, जिन्होंने किसके ऊपर स्टडी की थी, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की थी, ठीक है। किसके ऊपर स्टडी की थी? प्लांट्स के ऊपर स्टडी की थी, और बोला था कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो कि आगे जाकर टिश्यू बना रहे थे, ठीक है। और ये कौन थे? ये इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये थे हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। चलो, अब इसी के सेम टाइम पे ही एक और बंदे निकल के आए, डैट इज आर श्वान भैया, 1838, ठीक है, थियोडर श्वान आए। इन्होंने किस पे स्टडी की? इन्होंने स्टडी की एनिमल्स पे, ठीक है, एनिमल्स पे स्टडी की। क्या पता लगाया कि एनिमल भी किससे बने हैं? एनिमल सेल से, एनिमल सेल से बने। और इनके ऊपर, सेल के ऊपर क्या देखने को मिला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिला। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल्स में था, प्लांट सेल में भी देख लो, ठीक है, और एनिमल सेल में भी देख लो। तो इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर स्टडी की, और ये कौन थे हमारे? ये भैया थे हमारे जूलॉजिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट बोलोगे अब इनको, ठीक है। अब कोई भी पुराना याद नहीं रखेगा, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, नया याद रखिएगा, ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है, बढ़िया। अब जर्मन जूलॉजिस्ट थे, अब इन्होंने प्लांट की भी स्टडी कर दी, और इन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया कि भैया एक बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल वो यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक सेल वॉल, पूरा स्टेटमेंट लिखने दो यार, ठीक है। सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर किसका? यूनिक कैरेक्टर किसका? प्लांट सेल का।
सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा भैया, एनिमल सेल में ना मिली। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पहले से, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, उस प्लांट सेल में सेल वॉल भी है। वाह भैया वाह। तो ये सारी बातें बोल दी और सेल थ्योरी में स्टेटमेंट ऐड कर दिया। क्या स्टेटमेंट ऐड किया? तो श्वान एंड स्क्लेडन दोनों ने मिलकर क्या बोला कि ऑल एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, all animal cell and plant cell are composed of cell and all animal and plant लिखना चाहिए ना, all animal cell नहीं, ठीक है, फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ देख लो, all animal and plant are composed of cell and product of cells, ठीक है। इतने स्टेटमेंट दिया इन्होंने। फिर आए 1855, फिर आया 1855 का समय, जब हमारे पास पहुंचे रुडोल्फ वर्चाउ, ठीक है, रुडोल्फ वर्चाउ जी आए और उन्होंने बोला, क्या बोला? उन्होंने बोला भैया मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, ठीक है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। और मॉडिफाइड सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला? ध्यान देखना, स्टेटमेंट देखना ध्यान से। उनका स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cells and product of cells, ये स्टेटमेंट दिया। और क्या बोला कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, रुडोल्फ वर्चाउ ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोला कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनरा, ये सब मिले हैं किससे, बने किससे? सेल और उनके प्रोडक्ट से। बट जो स्क्लेडन और स्वान की सेल थ्योरी थी, वहाँ पे उन्होंने बोला कि एनिमल और प्लांट के बारे में खाली बात की थी, और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म बात की। तो दोनों ही बहुत ही माइन्यूट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे गलती होती है। अगर बोल दे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, मैक्सिमम बच्चे स्क्लेडन स्वान का नाम ले देते हैं, या फिर अगर ये स्टेटमेंट बोल दे तो रुडोल्फ वर्चाउ में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज के बाद से कोई कन्फ्यूजन नहीं, ध्यान से समझिएगा इन दोनों स्टेटमेंट को, ठीक है। जितनी बार इसको रिवाइज करोगे उतनी बार आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दिया, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओमनीसेलुलर ई सेलुला, ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया। तो यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर सेल थ्योरी जो पहले वाली थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इस चीज़ को, रुडोल्फ वर्चाउ ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।